हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब लोग सही हो, अच्छे से हो? स्वस्थ रहो, मस्त रहो हमेशा। अच्छा, तो ये बताओ, कल क्या कर रहे थे? अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन की को कोई बात नहीं। मैं सौरभ, आपके फिजिक्स का सर। आप सबका इस फिजिक्स के फोर्स के तीसरे संस्करण में स्वागत करता हूँ। हो गया? चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सो कल हमने देखा था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बट उतने से मुझे पता है, क्योंकि आप 11th क्लास के बच्चे हो, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा उसके ऊपर कि आखिर हम इक्वेशन लिख कैसे रहे हैं। तो उसके ऊपर ना थोड़ा और डिटेल चर्चा करते हैं। तो आज उसका तीसरा संस्करण है, तो हम आराम से पढ़ेंगे, अपने पास बहुत टाइम है। आराम से ठीक, अपनी बैचेस भी बनेंगी तो उसमें भी आराम से हम लोग बैठ के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके थ्रू भी पढ़ते रहो, सीखते रहो, अच्छा करते रहो, बस हम यही चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन और लो। कल मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने कराया है उन सबको अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ, इसको वेज बोलते हैं। वेज आप जानते हो कि जो एक तिरछे तरीके के इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग बोलते हैं वेज। हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि वेज मूव करे, बट अभी हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वेज फिक्स है अपने जगह पे। वेज के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये एक वायर के जरिए यहाँ पे एक पुली है, इस पुली से वायर के जरिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसके मास को मैं m1 मान लेता हूँ, इसके मास को m2 मान लेता हूँ। अब सरफेस स्मूथ है, मैं लिख देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। ठीक है, तो आसानी से मूव कर सकता है। तो मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि चाहे जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने हो, आप बस एक काम किया करो। सबसे पहले क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे, फोर्स डायग्राम को जरूरी बना दो, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम भी हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि फोर्स को प्रॉपरली डायरेक्शन के साथ बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से एक एक करके चलते हैं। जैसे मान लो कि ये जो बात है, आपको पता है कि दुनिया का हर एक पार्टिकल, अगर हम बात करें, उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो जो फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ है, वो तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। कितना, m1। देखो कितना होता है मास, जिस बॉडी के ऊपर लग रहा है उस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें को किसी को दिक्कत नहीं है। जहां जहां जितने ऑब्जेक्ट्स है ना, सबसे पहले इसी फोर्स को शो किया करो। ये कौन सा हो गया, m1 जी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब और सोचो, और कौन कौन से फोर्सेस के बारे में आप जानते हो। आप जानते हो कि जब भी ऑब्जेक्ट वायर से कनेक्टेड हो तो टेंशन फोर्स होता है। तो देखो ये वायर से कनेक्टेड है, तो ये देखो इसके ऊपर एक फोर्स टी अप्लाई कर रहा होगा। इस तरीके से समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? तो एक टी अप्लाई कर रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप जब भी क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया हुआ है, तब भी आप क्या कंसिडर कर लेना कि वायर मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, पुली मासलेस है, स्मूथ है, ये सारे आइडियल कंडीशन, ताकि हम वायर में हर पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ टेंशन फोर्स कंसिडर कर सके। क्लियर? तो यहाँ पे टी आपने माना, तो यहाँ भी टी लग रहा होगा इसके ऊपर। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा? और बताओ बताओ, सोचो सब लोग। जब भी कोई सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं एक परपेंडिकुलर फोर्स से। उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, नॉर्मल फोर्स। तो इसको नॉर्मल फोर्स शो करो। नॉर्मल क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया नॉर्मल। तो m1 है, तो इसके ऊपर मैंने मान लिया नॉर्मल n1 लग रहा होगा। ये m2 है, इसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होगा उसको मैंने मान लिया कि ये m2 है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? और अभी आप अच्छे तरीके से जानते हो, अब आपको ये पता है या तो ये नीचे गिरे या ये नीचे गिरे। अगर ये नीचे गिरेगा तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये नीचे गिरे तो ये ऊपर जाएगा। मैंने आप लोग को कल भी समझाया था कि आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन चूज कर सकते हैं,
आंसर आपको अगर पॉजिटिव में आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब आपने जो माना था वो सही है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वैल्यू जैसे -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आंसर तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन जो डायरेक्शन आपने माना था उसको क्या करो, रिवर्स कर दो। समझ में आ गई बात? इतनी बात तो क्लियर है आपको? ठीक है, तो हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कहीं भी, लेकिन हमें ये पता है कि ये घर की तरफ गिरेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी एक्सेलरेशन ए है, तो जितने से ये नीचे आएगा उतने से ये ऊपर जाएगा। क्लियर? इतनी बात भी हमें समझ में आती है। क्लियर? अब मैंने आपको अगला क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चंस करो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में अपनी एक्सिस बना लो। तो चलो ठीक है भाई, इसको भी फॉलो करके देखो। एक्सेलरेशन इस प्लेन के अलॉन्ग है, तो मैंने एक एक्सिस ये बना लिया और एक इसके परपेंडिकुलर ये बना लिया। क्लियर? बिल्कुल उसी तरीके से इसके साथ भी वही बिहेव करते हैं। ये रहा एक एक्सिस, ये रहा एक एक्सिस। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ गई। एक एक करके स्टेप्स फॉलो करेंगे। फिर अगला पार्ट मैंने क्या बोला था कि जो आपने एक्सिस चूज किया है उस एक्सिस के अलोंग अगर कोई फोर्स नहीं है तो आप उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। तो देखो, ये एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस है, तो एक बेचारा यही फोर्स है जो कि उस डायरेक्शन में नहीं है, एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। अब सवाल है कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए तो हमें एंगल चाहिए, तो एंगल हमें पता भी है। मान लो कि ये एंगल अल्फा गिवन है, तो आपको बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हो, ये एंगल अल्फा होगा, और अगर ये एंगल क्वेश्चन में बीटा गिवन है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा। क्लियर? अब हमें एंगल भी पता चल गया। अब इसको जरा ब्रेक करो तो M1G का ये कंपोनेंट जिसके ऊपर एंगल टिका हो उसको क्या बोलते हैं, कॉस कंपोनेंट। तो कॉस अल्फा हो गया, ये कितना आ जाएगा, M1G साइन अल्फा। बस M1 ब्रेक हो गया। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से इसको कैसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आ, ये M2 है बेटा, M2G कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में M2G साइन बीटा। देखो, हमने ब्रेक कर दिया। क्लियर? अब मैंने आपको क्या बोला था कि अब जिस जिस समय आपने ये सारा काम कर दिया, अब आप सोचो कि लिखना क्या है, कौन सा लॉज अप्लाई करना है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ठीक, आप हर जगह सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो आप ऐसे भी सम ऑफ ऑल का फोर्स को जीरो ही लिखोगे। क्लियर? तो आपको मैंने क्या बोला था कि जिगर एक्सेलरेशन हो अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लो, और जिगर एक्सेलरेशन नहीं हो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लो। तो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन देखो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे होना चाहिए। तो अगर मैं M1 के लिए लिखूं तो M1 के लिए क्या लिखूंगा, जरा इक्वेशन देखो क्या आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू M1G कॉस अल्फा। ये हो गया, क्योंकि अगर कोई एक्सेलेरेशन नहीं था तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ना हो उस डायरेक्शन में फोर्सेज बैलेंस्ड होने चाहिए। तो N1 M1G कॉस अल्फा के इक्वल आ गया। ठीक, अब देखो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में हमारा इक्वेशन क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यही होता है ना। क्लियर? आपको ये भी पता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस डायरेक्शन का फोर्स हायर मैग्नीट्यूड का होगा, उसके अपोजिट फोर्स, उसका जो अपोजिट फोर्स है वो लोअर मैग्नीट्यूड का होगा। तो लिखने का सिंपल तरीका भी मैंने आपको समझाया था कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिर्फ आप ये मान लो जिधर एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव में लिखना, उसके अपोजिट फोर्स को नेगेटिव में लिखना। अब ऐसा नहीं कि इसके साथ ये इंक्लूड कर लेना, नहीं, कभी भी इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो इसके परपेंडिकुलर वाले किसी भी फोर्स को कंसीडर नहीं करोगे, और जब इस डायरेक्शन में लिखो तो इसके परपेंडिकुलर वाले फोर्स को कंसीडर नहीं करोगे। ठीक, तो अब इस डायरेक्शन में देखो तो क्या लिखोगे, टी माइनस ये, तो क्या लिखेंगे, टी माइनस M1G साइन अल्फा इक्वल टू मास कितना है M1A, एक इक्वेशन हमने इसको मान लिया। ठीक, M1 के लिए लिख दिया हमने। अब बात M2 के लिए होती है। M2 के लिए ध्यान से देखो, M2 के लिए देखो, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, देखो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितना ये फोर्स उतना ही ये वाली फोर्स। तो क्या लिखेंगे, M2 इज इक्वल टू M2G कॉस बीटा। क्लियर? अच्छा, अब देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन वाले फोर्स कौन सी है, ये, इसको पॉजिटिव में लिखोगे, इसको माइनस में लिखोगे, तो ये कितना आ गया, M2G साइन बीटा
-t = m2a। और जिस बच्चे को ये दो इक्वेशन लिखना आता है, इन दो इक्वेशन आपने लिख दिया, अब इन दोनों को ऐड करो, देखो t और t कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलेरेशन निकल कर आ जाएगा। उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, वो क्या हो जाएगा, हमारा टेंशन फोर्स निकल कर आ जाएगा। तो जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये आता है अच्छे तरीके से। एक बार जल्दी से नोट कर लो। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। आवाज जा रही है मेरी सबको? लिख लिया है सबने? तो ये देखो, अब जब ये लिख लिया आपने, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप खुद से ट्राई किया करो बच्चों। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अल्टीमेटली आप ही का सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आप ही के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं, हमें तो आता है। समझ में आ गया? आपको सिखाना है, और अगर मैं आपको ना सिखा पाऊँ तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। समझ में आ गया बात? तो आप खुद से ट्राई करो। अब चलो, ये वेज वाले क्वेश्चन थे, ठीक। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं अलग तरीके से। ध्यान से देखो, मान लो कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, एक तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है। ये 1 kg है, ये 2 kg, ये 3 kg। और मैंने पीछे से इसके ऊपर कुछ मान लो, क्या मान ली जाए, क्या मान ली जाए, चलो कुछ बताओ, सामने होके को मैं कमी लोग से पूछ लेता। चलो मान लेते हैं 120 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक, तो फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करोगे। समझ में आ गया? अब देखो, ऐसा नहीं कि ये आपस में फिजिकली कौन, मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, ऐसे रखा होगा, ठीक। अब जैसे ये फोर्स लगाओगे, ये फोर्स के कारण ये इसको कॉम्प्रेस करेगा, ये भी कॉम्प्रेस करेगा, और तीनों एक साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहला सवाल कि जब तीनों जिस एक्सेलरेशन से जाएंगे, वो एक्सेलरेशन बताओ कि वो एक्सेलरेशन कितना होगा, कितने एक्सेलरेशन से ये तीनों आगे की तरफ स्लाइड होंगे। समझ में आ गई बात? तीनों साथ में स्लाइड होंगे, ये बात तो समझ में आ रहा है। ऐसा कभी हो गया कि पीछे वाले को धक्का दो और पीछे वाला उड़ जाए हवा में और ये दोनों साथ में जाए? ऐसा तो नहीं होता, ठीक। हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। तो तीनों साथ में मूव करेंगे, तो तीनों की एक्सेलरेशन ए है। क्लियर? अब देखो, अब जब ये तीनों साथ में चल रहे होंगे तो आपको याद होगा कि ये दोनों सरफेस आपस में फोर्स लगा रहे होंगे। ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। इसी को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है? जहां सरफेसेस कांटेक्ट में हो और वो एक दूसरे को कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। तो जब इस पे धक्का मारोगे तो ये बेचारा इसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, और उसके इफेक्ट के कारण ये इसको कॉम्प्रेस करेगा। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? N1। इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? N2, ठीक। तो आपको इस N1 और N2 की वैल्यू भी बतानी है, ठीक। देखो, ये नॉर्मल फोर्स कौन सा है? इन दोनों सरफेस के बीच में। यहाँ और भी नॉर्मल फोर्स लग रहे हो, देखो ये भी कॉन्टैक्ट में, ये भी लगा रहे होंगे, बस ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब चलो एक एक करके। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप करने जा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले प्रॉपरली हर एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया करो। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सिंपली फोर्स डायग्राम, जो फोर्सेज बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उसका एक प्यारा सा डायग्राम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बना लो, ठीक। अब मैं क्या एक काम करता हूं, इन तीनों को अलग अलग करके दिखाता हूं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा नजर आए। ये हो गया, ये हो गया, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये 3 kg, ये 2 kg। बहुत प्यार से समझोगे एक एक करके, ठीक। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको कर भी लेंगे, ठीक है, लेकिन करना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसके हर इस पार्ट को अच्छे तरीके से समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि हर पार्ट जब क्लियर होकर चला जाएगा तो आप डेफिनेटली आगे की तरफ बहुत अच्छा कर जाओगे। समझ में आ गया?
अब देखो पर पूरा फोर्स देखो, ये फोर्स कितना लगा, ये देखो तो ये कितना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है 120 न्यूटन। क्लियर, इसमें तो कोई पंगा नहीं है। अब सोचो अर्थ इसको नीचे की तरफ पुल कर रही होगी कितने से, 1 इंटू जी, ये लिखेंगे ना, मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी को 10 कंसीडर कर लेते हैं तो ये कितना आ गया 10। क्लियर, तो जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उसने इसके ऊपर एक नॉर्मल अप्लाई किया होगा, इसको एन गैस बोल रहा हूं मैं क्योंकि N1 N2 को पहले ही मान चुके हैं, तो एन गैस मान रहा हूं इसको। क्लियर, अब देखो और कौन सा फोर्स लगा होगा भाई, जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो इसके ऊपर फोर्स इधर को अप्लाई करेगा, वो कौन सा फोर्स है देखो N1, ठीक, तो उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर भी अप्लाई करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। समझ में आ गया, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब जो कर्म आप करोगे वही आपको फल भुगतना होगा, बिल्कुल सेम अमाउंट का। ठीक, न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन है ये। ठीक, तो इसने इसके ऊपर नॉर्मल N1 अप्लाई किया तो ये भी इसके ऊपर N1 अप्लाई करेगा बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसके देखो इस और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, देख लो ध्यान से समझ लो, और कोई तो लग नहीं रहा। ठीक, आगे अब इस पे चलते हैं, तो ये जब N1 इस पे अप्लाई किया तो देखो ये इसके ऊपर, देखो ये इसको कंप्रेस कर रहा है इधर तरफ तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, ये इसको कंप्रेस इधर को कर रखा है कि ये इस तरफ। ठीक, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि अरे ये दोनों को कैंसिल हो गए, भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो फोर्सेज है ना दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। ठीक, तो जब एक ऑब्जेक्ट पे बात करोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, समझ में आ गया। लेकिन हाँ ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट होके तो डेफिनेटली ये और ये क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का, ये N1 है, ये भी N1 है, ये N2 है, ये भी N2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि अगर ये तीनों एक ही ऑब्जेक्ट होता तो ये फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता तो ये कैंसिल आउट हो जाके, ये भी उसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता तो वो भी कैंसिल आउट हो जाता। ठीक, लेकिन हमने तीनों को एक नहीं माना है, अलग अलग माना है, तो हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लगा है। समझ में आ गया, ये N1 हो गया, तो देखो ये N2 लग रहा है इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में कितना लगा N2, अब इतना ही फोर्स N2 इसके ऊपर लगा है। अच्छा और कौन सा फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रही है, वो कितना 2 इंटू जी, जो कि कितना आ गया 20 न्यूटन। इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ये वाली सरफेस नॉर्मल अप्लाई कर रही होगी, वो उसको एन डबल गैस बोल देते हैं। क्लियर, इसके ऊपर देखो अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी 3 इंटू जी, ये कितना आ गया 30, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो एन ट्रिपल गैस मान लेता हूं मैं। क्या और कोई फोर्स है, ऐसा कोई भी फोर्स जो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया हो, कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ अगर कोई भी चीज मैंने छोड़ दिया हो, क्योंकि एक भी फोर्स रह जाएगा तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई भी फोर्स चुका नहीं है, सब कुछ सही है क्योंकि स्मूथ है तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो इतनी बातें जब आपको समझ में आ गई, ये फोर्स डायग्राम, तो आपको ये क्यों दिख गया कि तीनों की एक्सेलेरेशन ए है, मतलब इसकी भी एक्सेलेरेशन ए, इसकी भी ए और इसकी भी ए, क्योंकि तीनों की एक्सेलेरेशन सेम है। तो अब जब इक्वेशन लिखने चलेंगे हम लोग तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं 1 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए लिखना चाहता हूं, आप कोशिश करो एक बार। देखो सबसे पहले क्या करो, 1 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रखो, इसके ऊपर देखो, ये देखो ऊपर की तरफ फोर्स लगा था एन गैस, नीचे की तरफ फोर्स लगा था 10। यहाँ देखो, अब मैंने आपको वेक्टर में सिखाया था, ठीक है, क्या सिखाया था कि जब फोर्स हो या वेक्टर हो तो उसको पैरेलली शिफ्ट कर दो। तो देखो ये डायरेक्शन ऐसा है ना, इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे शो कर सकता हूँ इसको, इस डायरेक्शन में 120 न्यूटन। देखो तो ये इधर ही तो लग रहा है तो ये भी तो उधर ही लग रहा है। समझ में आ गया, मतलब मैंने ना वैल्यू चेंज किया और ना ही इसके डायरेक्शन को चेंज किया, बिल्कुल सही है। देखो ये N1 ऐसे लग रहा है इधर की तरफ, तो मैं इसको इधर शो कर दूं तो यहाँ शो कर देता हूँ, इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगा। ये N1 हो गया, तो देखो एक्सेलेरेशन इस तरफ है। क्लियर, अब मैंने आपको क्या बोला था कि फोर्स डायग्राम बन गया, एक्सिस चूज कर लो, एक्सिस चूज करते वक्त क्या ध्यान में रखते हैं कि जिगर एक्सेलेरेशन हो उस डायरेक्शन में अपनी एक्सिस होनी चाहिए, तो ये लो, ये रहा एक एक्सिस अपने एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हो गई बात, एक्सिस है। अब अगला टारगेट क्या होता है कि अगर कोई फोर्स एक्सिस के अलोंग नहीं है
तो उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। तो यहाँ तो सारे फोर्सेज एक्सिस के होंगे, 120 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ये इसका अपोजिट है, 10 नीचे है, ऊपर में, तो किसी को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब सीधा इक्वेशन लिखेंगे। मैंने और भी आपको क्या सिखाया था, जिगर एक्सेलेरेशन ना हो अगर फोर्सेज को बैलेंस कर दिया करो, क्योंकि कोई इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम क्या लिख देंगे कि एम गैस जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है। समझ में आ गया, ये लिख गया। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, पूछा था एक्सेलरेशन और ये n1 एंड n2 की वैल्यू। खैर कोई बात नहीं है, अगर मान लो पूछ दिया जाता तो आना आपको सब कुछ चाहिए। क्लियर। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, देखो जिगर एक्सेलरेशन, उगर का फोर्स पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला फोर्स नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे 120 माइनस n1 इज इक्वल टू मास कितना था 1 kg इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये मिल गया। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आपको आता है सब कुछ। अब अगले पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अगले पे क्या लिखेंगे, अब अगला कौन सा मास है, चलो 2 kg के लिए बात करते हैं। तो 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम में पहले यहाँ बना लेता हूँ। देखो इसके ऊपर, देखो ये n1 इधर था, तो मैं इसको यहाँ शो कर रहा हूँ, पैरेलली शिफ्ट कर दिया n1। देखो n2 इसका अपोजिट था इधर की तरफ, तो n2 इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ऊपर की तरफ कितना था n डबल गैस, नीचे की तरफ कितना था 20। तो देख के ही पता चल गया, देखो एक्सेलेरेशन इधर है। फिर वही काम, ये रहा अपना एक्सिस, ये रहा अपना एक एक्सिस, तो क्या लिख देंगे, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो n डबल गैस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये आ गया, समझ में आ गया। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, n1 माइनस n2 लिखेंगे ना। क्यों लिखा मैंने, देखो एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स कौन सा है n1, अपोजिट फोर्स कौन सा है n2, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन a है, ये इक्वेशन 2 आ गया। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, देख रहे हो कितना आसान है बिल्कुल। अब अगला कौन सा बच गया 3 kg। अब 3 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पे डिस्कशन करते हैं। तो 3 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये कितना लगा n ट्रिपल गैस था, नीचे की तरफ 30, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में n2 है, और कोई फोर्स इसके अपोजिट है नहीं, तो बस यही रहने दो, एक्सेलरेशन a हो गया। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिख देंगे कि n ट्रिपल गैस 30 न्यूटन के इक्वल है, ये पता चल गया। और n2 किसके इक्वल है, देखो नेट फोर्स तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में यही है, इसके अपोजिट कुछ है नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो n2 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 3 मल्टीप्लाइड बाई ए, ये इक्वेशन 3 आ गया। और जिस बच्चे ने इतना कुछ कर लिया है, ये पूरी पीएचडी हो गई इस क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपको सब कुछ आता है, अब बस इसको सॉल्व ही करना है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, जो भी हमने कंप्लीट पीएचडी कर लिया, जो जो फोर्स लग रहे हैं कि एक क्वेश्चन के जरिए हमने सब कुछ कर लिया है। अब अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछी गई है, तो दिमाग लगाओ, आपके पास इक्वेशंस हैं, कैसे निकाली जाए। अगर सोचो, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तो सोचो ये माइनस n1 प्लस n1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस n2 प्लस n2 कैंसिल हो गया। तो जैसे ही तीनों को ऐड करोगे, क्या मिल जाएगा आपको 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर दिया तो क्या मिला हमें, बता दो। देखो ये पूरा, ये माइनस n1 प्लस n1 गायब, प्लस n2 सॉरी माइनस n2 प्लस n2 ये गायब, तो सिर्फ 120 रह गया इस तरफ। 120 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1a प्लस 2a 3a प्लस 3a 6a, तो देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू कितना होता है भाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, एक्सेलरेशन आ गया, पहला हमारा जो हमें निकालना था वो आ गया। क्लियर है बेटा। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालो, ठीक, हमारा कहा जैसे इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को तुम इस इक्वेशन थर्ड में डाल दो, n2 आ जाएगा, ठीक, n2 कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट इज योर 60 न्यूटन। बस देखो n2 आ गया। अब n1 चाहिए, कोई सा भी ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, जो जी चाहे ले लो, जहां जहां n1 है कोई भी ले सकते हैं हम लोग। मान लो कि बच्चे ने ये ले लिया, ठीक है, तो वो क्या लिखेगा यहाँ पे, समझ में आ रही है बात बेटा, ठीक। अब वो क्या लिखेगा, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो कहाँ पे प्लेस किया जाए, चलो इसमें प्लेस करते हैं। तो n1 निकालना है अपने को, ठीक, n1 n2 की वैल्यू ये रही 60, तो माइनस 60 इक्वल टू मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन हमने निकाल रखा है 20,
तो देखो N1 कितना आ गया, ये देखो 40 और 60 उधर गया 100 न्यूटन। बस जो भी चीजें पूछी गई थी वो सब कुछ अब हमारे पास है, कोई भी तकलीफ देख रहे हो ना, सब कुछ। ये मैंने भले ही तुम्हें दिख रहा होगा कि अरे कितना बड़ा सा क्वेश्चन है यार, कितना बड़ा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा पीएचडी किया है हमने, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। बस इस क्वेश्चन के जरिए आपको हर वो चीज समझ में आ गया जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में यूज किया जाता है। जल्दी से नोट कर लो। कर लिया बच्चों? अब देखो, अब ये तो था कि जो 11th क्लास में अभी नया नया बच्चा है, अगर तुम मेरे से पूछते कि इस क्वेश्चन को मैं बिना लिखे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो कैसे, अब तुम भी कर सकते हो। सोचो, इतना जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ रहा है उसको ये बात तो क्लियर है कि ये जो तीन ऑब्जेक्ट हैं तीनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम तीनों को एक ही बॉडी मान लें। इससे फायदा देखो, इससे देखो फायदा क्या होगा। एक नया टर्म तुम्हें सिखा रहा हूं मैं। इन तीनों को अगर एक ही बॉडी मान लेते तो ये देखो N1 N1 गायब हो जाता, N2 और N2 गायब हो जाता, तो ये पूरा गायब ही हो गया। सिर्फ पूरे के पूरे इस पे एक अकेला फोर्स 120 न्यूटन हो जाता, ठीक। और पूरे सिस्टम की मास कितनी हो जाती, 3 kg 2 kg 1 kg, कितना हो गया 6 kg। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर इकलौता फोर्स F रह जाता, तो हम क्या लिख देते न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल का फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो क्या लिख देते 120 न्यूटन, F की वैल्यू 120 इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम कितना है 6a। देखो डायरेक्ट यही इक्वेशन है, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। समझ में आ गया? अब गाली देगा सब कि जब इसकी जरूरत नहीं थी तो पहले नहीं बता सकते कि इतना कुछ क्यों करवाया। बेटा यही मेन गुण है, आपको ये आता है तभी तो हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमें दिख रहा था कि ये N1 N1 गायब हो रहा है, ठीक, और N2 N2 गायब हो रहा है, तभी तो हम ये काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो पहले आपको ये अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आप इसका शॉर्टकट बताओगे। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो भाई जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप तीन ऑब्जेक्ट को एक ही ले सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना किसी को भी सिस्टम लेना हो, सिस्टम कहने का मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग में क्या फर्क होता है, जिसके ऊपर हमारा कंसर्न है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, उसको सिस्टम बोलते हैं, और उसके अलावा जो भी चीज है सबको सराउंडिंग बोलते हैं। बोलते ना मेरे सराउंडिंग में ये हो रहा है, ठीक, तो उससे हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। समझ में आ गया? तो हम सिर्फ सिस्टम किसको बोलेंगे, जो हमारा पार्ट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो सिस्टम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का लो जो कि इंटरकनेक्टेड हो और दूसरा उनकी एक्सेलरेशन सेम हो। बात क्लियर हो गई? सिस्टम कैसे लेना है? सिस्टम ऐसे लेना है कि वो इंटरकनेक्टेड हो और दूसरा उनकी एक्सेलरेशन सेम हो। तो देखो ये इंटरकनेक्टेड थे, एक्सेलरेशन तीनों की सेम थी, इसीलिए मैंने तीनों को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। अगर तीनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होती तो फिर हम ऐसे केस में इनको एक सिस्टम नहीं ले सकते थे। क्लियर? या फिर ये तीनों ऑब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड ना हो, एक यहाँ होता दूसरा यहाँ होता तीसरा कहीं इधर होता, तो भी हम नहीं ले सकते थे। तो क्या रिक्वायरमेंट है सिस्टम लेने का, मतलब पूरे पूरे को एक बॉडी मानने का क्या रिक्वायरमेंट है कि वो पहले कनेक्टेड हो और उनकी एक्सेलरेशन सेम हो। और भी कर सकते हैं हम लोग आगे, बट हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी नहीं, अभी फिलहाल इतना सीखो। समझ में आ गया कि अगर वो इंटरकनेक्टेड हो, एक्सेलरेशन सेम हो, तो जिस बच्चे ने ये कर लिया, अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, सोचो। तो अभी आपने क्या देखा कि इन तीनों को अलग अलग सिस्टम लिया, तो ये पूरी कहानी हमने लिखी थी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप चाहो तो तीनों को एक ही ऑब्जेक्ट मान के काम कर सकते हो, ठीक। तो तीनों को अगर एक सिस्टम ले लिया तो आपने क्या लिख दिया कि 1 + 2 + 3 kg को एज अ सिस्टम कंसीडर कर लो। और अगर सिस्टम कंसीडर किया तो N1 N1 गायब, N2 N2 गायब, तो पूरे के पूरे सिस्टम पे जिधर एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में एक ही फोर्स बच गया 120। तो दैट इज इक्वल टू, इस पूरे का मास कितना है 3 kg + 2 kg + 1 kg 6 kg इनटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक लाइन में बस तुम्हारे सामने आ गया। अब और देखो, अब सवाल ये है कि भाई एक एक को भी हम सिस्टम लिया था, इसके पहले हमने एक एक को भी अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाकर सब पे लिखा था। तीन को भी सिस्टम ले लिया तो भाई हम पेयर में भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं N2 बताओ, बिना लिखे बताओ, तो आप ऐसी एक ऑब्जेक्ट ढूंढोगे। कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को कट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े। सोचो, एक ऐसी बॉडी देखो जिसके ऊपर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सिर्फ N2 लग रहा। देखो कोई ध्यान से, कौन सा है? तो वो देखो 3 kg का ऑब्जेक्ट है। मतलब 3 kg का, अगर हम फ्री याद करो जो अभी क्वेश्चन किया था पिछले वाले में, 3 kg का जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स था? N2। क्लियर? और एक्सेलेरेशन भी होगा, तो N2 इज इक्वल टू मास के हम एक्सेलेरेशन लिख देंगे, इससे क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन हमें पता हो गया, तो N2 बिना लिखे तुम बोल सकते हो कि N2 जो होगा इक्वल टू मास कितना है इसका? 3 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन कितना है? 26 न्यूटन। हो गया सॉल्व? क्या बहुत बड़ा था? समझ में आया? जब मैं तीन को एक सिस्टम ले सकता हूँ, एक एक को भी सिस्टम ले सकता हूँ, तो पेयर में भी सिस्टम ले सकता हूँ, ठीक। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ एक ही की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ एक की। समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला कि अगर 3 kg को एक बच्चा अगर सिर्फ सिस्टम ले लेता है, तो 3 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ N2 है। हॉरिजॉन्टल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, इधर वाले फोर्स को आपस में बैलेंस हो जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए हम लिख भी नहीं रहे। समझ में आ गया? वो फालतू टाइम पास है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो फिर हम कर लेते। तो इस डायरेक्शन में कितना था? N2 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है? 3 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? 20। तो ये देखो 60 न्यूटन आ गया, बस काम हो गया अपना, N2 निकल गया। अब N1 पूछा जाए, थोड़ा हमेशा ध्यान रखना, एक ऐसा सिस्टम बनाओ तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, हम इनमें से देखो सिंगल भी ले सकते हो, आप इसको भी सकते हो। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा? N1 माइनस N2 इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हो, आप चाहे तो इस पूरे को भी ले सकते हो, लेकिन इस पूरे को अगर आपने लिया तो क्या आ जाएगा? सोचो जरा, इस पूरे, अगर इस वाले को अगर एक सिस्टम ले लिया तो देखो N2 N1 कैंसिल हो जाएगा, जो निकालना था वही गायब हो गया, तो फायदा नहीं है। तो बताओ किसको सिस्टम लिया जाए? इसको सिस्टम ले लो। देखो, इस वाले को अगर तुमने सिस्टम लिया तो N2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ N1 रह जाएगा, है ना। इस दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट मान लो, तो ये इंटरनल फोर्स हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, N2 गायब हो गया। अब अकेला देखो इस डायरेक्शन में सिर्फ N1 ही दिख रहा है हमें, तो N1 इज इक्वल टू इस पूरे का मास इंटू एक्सेलरेशन। पूरे का मास कितना है? 5 kg, 3 + 2, ठीक। तो हम क्या लिख लेंगे कि 2 kg प्लस 3 kg को, वाले को हम एक एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे सिस्टम लिया, देखो इस तरफ N1 है, तो N1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? इस पूरे सिस्टम का मास 5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाला था? कितना निकाला था? ये रहा 20 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। देखो तो यही था ना आंसर। बिना लिखे हम कर सके, ये कुछ तुम्हारे लिए मैंने लिखा है कि तुम्हें याद रहेगा। समझ में आया? देख रहे हो यहाँ पे बिना लिखे हम क्वेश्चन को कर पाते हैं, कर सकते हैं। देख रहे हो ना कैसे? तीनों को सिस्टम लिया, एक्सेलरेशन आ गई। एक एक को इसको एक सिस्टम लिया, क्योंकि जब तीन को ले सकते हैं तो एक को भी ले सकते हैं, दो के पेयर में भी ले सकते हैं, एक पेयर में भी ले सकते हैं। तो इसको सिर्फ लिया तो N1 आसानी से आ गया, ठीक, सॉरी N2 आसानी से आ गया। इन दोनों को सिस्टम लिया तो पूरे पे दिख रहा है कि सिर्फ अकेला फोर्स N1 ही बचा हुआ है, क्योंकि N2 को इक्वल अपोजिट है, वो कैंसिल आउट हो गए, तो अकेला N1 भी निकल गया। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन को धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको बोलूंगा कि ये आपको अचानक से आ जाएगा, नहीं। आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जब करना स्टार्ट करोगे तो उस क्वेश्चन के दौरान ही आपको ये सब कुछ समझ आएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? जल्दी से नोट कर लो। और देखो, अब इसके आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। उस क्वेश्चन को मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बंधे हुए।
मैं सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ, ये 1 kg का है, 2 kg का है और ये 3 kg का है, और इस तीनों पे एक फोर्स 120 न्यूटन लगाकर हम ऊपर खींच के लेके जा रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन इसमें क्या है, एक वायर से बांध दिया, तो ये एक अलग वायर है, इस अलग के, इस वायर में जो टेंशन है वो T1 है, इस वाले वायर में जो टेंशन फोर्स है वो T2 है, इसी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, फिर से वही काम, देखो एक ही काम करना है, फोर्स जरूर शो करो। ठीक, तो सबसे पहले 1 kg वाले पे, तो देखो 1 इंटू जी, तो 1 इंटू जी ये कितना हो गया 10 न्यूटन। सबसे पहले हर एक पे ग्रेविटेशनल फोर्स शो कर दो, इस पे कितना हो गया 2 इंटू जी मतलब 20 न्यूटन, इसके ऊपर 3 इंटू जी मतलब 30 न्यूटन। ठीक, ये सब कुछ आ गया अपने को, सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर। ये अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया है हर एक ऑब्जेक्ट पे, क्लियर। अब और कौन सा फोर्स लगेगा, अब वायर कनेक्टेड है तो वायर फोर्स लगाएगी, वायर कौन सा फोर्स लगाती है, टेंशन फोर्स। कैसा होता है, स्ट्रिंग के लॉन्ग, और बाहर की तरफ देखो यहाँ पे ये कौन सा फोर्स हो गया T2। ठीक, तो इसके ऊपर फोर्स कैसा होगा, ऐसे नीचे की तरफ, वो हो गया T2, क्लियर। अच्छा इसके ऊपर देखो T1 ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ T1 हमेशा बॉडी से दूर, क्लियर। और ये 120 को लग ही रहा है। अच्छा देखो तीनों आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, तो तीनों एक साथ मूव कर रहे होंगे ए एक्सेलरेशन से, क्लियर। अब एक एक करके आप इक्वेशन लिख सकते हैं, समझ में आ गया। आप चाहो तो देखो फिर से वही बात हो गई, तीनों देखो एक सिस्टम है ना, तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इंटर कनेक्टेड हैं, इसका मतलब क्या है कि तीनों को आप एक ही बॉडी मान सकते हो, क्लियर। क्यों मानेंगे भी, ये बात तो समझ में आ गई, देखो इंटर कनेक्टेड है और हर एक की एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर तीनों को एक ही बॉडी मान ली जाए तो इस पूरे बॉडी का मास कितना हो जाएगा, ये जब एक ही बॉडी मान लिया तो 3 kg प्लस 2 kg प्लस 1 kg दैट इज योर 6 kg। तो 6 kg के ऊपर देखो कौन कौन सा फोर्स लगा जो कैंसिल नहीं हुआ है, देखो ये T1 कैंसिल हो गए, ये T2 और ये T2 कैंसिल हो गए, समझ में आ गया, क्लियर है। ये निकालना था हमें, T1 और T2 हमें निकालना था, जो हमने यहाँ पे शो कर लिया। तो कैंसिल कौन नहीं हुआ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो नीचे की तरफ कितना रह गया 30 प्लस 20 जो कैंसिल नहीं हुए, प्लस 10 कितना आ गया 60 न्यूटन। ये 60 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। अच्छा पूरे के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में ये लग रहा है 120 न्यूटन, मतलब पूरे को अगर आपने सिस्टम माना तो ये कंडीशन है, और ये पूरा का पूरा ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, जैसे ये समझ में आया तो तुरंत लिखेंगे भाई 120 माइनस 60 इक्वल टू मास कितना हो गया पूरे सिस्टम का इंटू ए। ये देखो 60 आ गया, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया, समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन कितनी आसानी से आ गया। एक बार एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि मैंने फिर पिछले क्लास में सर पिछले क्लास बोल रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जब आप इन तीनों को सिस्टम ले सकते हो तो आप इनको इंडिविजुअल करके भी सिस्टम ले सकते हो, आप इनको पेयर में भी ले सकते हो। अब आप सोच के बताओ कि मुझे T1 चाहिए और ऐसा एक सिस्टम बनाओ जिसमें T1 हम आसानी से कैलकुलेट कर सके। देखो तो सब तो जैसे T1 निकालना है तो दिमाग में कहा जाना चाहिए T1 लगा कहाँ, तो T1 यहाँ लगा। ठीक, तो या तो मैं इसको ले लूं अकेला या फिर इसको एक पेयर में ले लूं, ठीक, कोई भी ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक, तो अगर एक बच्चे ने इसको अकेला ले लिया 3 kg को, तो वो 3 kg वाले के लिए लिखेगा कि 3 kg वाले पे कितना आया, ऊपर की तरफ 120, नीचे की तरफ देखो कितना है 30, और नीचे की तरफ है T1, है ना, और एक्सेलरेशन कितना है ए। तो अब इक्वेशन वो क्या लिखेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले फोर्स जितने भी हो सबको नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या लिखेगा 120 माइनस T1 माइनस 30 इक्वल टू, इसका मास कितना था 2 kg, सॉरी अच्छा 3 kg था ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना था इंटू 10, क्लियर। अब देखो कि T1 कितना आ जाएगा 120 माइनस 30 90, क्लियर है। T1 उधर लेकर जाओ 30 इधर आ गया, तो T1 आ गया सॉल्व करके 60 न्यूटन, हो गया क्वेश्चन सब। अगर मान लो कि किसी बच्चे ने इसको ना लेके इसको लिया होता तो वो क्या लिखता, तो वो लिखता 2 kg प्लस 1 kg को भाई हम एक सिस्टम लेंगे, क्लियर। तो इस पूरे को सिस्टम ले लिया तो 2 प्लस 1 3 kg हो गया, ये कितना हो गया 3 kg। अब फोर्सेस देखो 20 और 10 वो तो लगेंगे ही लगेंगे, वो तो 30 न्यूटन अर्थ अप्लाई कर रही है, वो तो लगेगा ही।
और देखो ये Q2 और ये Q2 गायब हो गए। अब इस पूरे पे अकेला फोर्स ऊपर कौन सा लग रहा है? T1, एक्सेलेरेशन के ऊपर की तरफ है, ये हो गया। फिर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? T1 माइनस 30 इक्वल टू मास मल्टीप्लाई भी एक्सेलेरेशन कितना निकाला था, ये रहा 10। तो देखो K1 आ गया इज इक्वल टू 30 प्लस 30 6 न्यूटन। देख लो, कोई सा भी तरीका अप्लाई करो, हम अपने सही रिजल्ट पे पहुंच